नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान हॉटलाइन। ये खास पेशकश विश्व हिंदी परिषद और हिंदुस्तान हॉटलाइन की साझा पहल हिंदी है हम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा और साहित्य का प्रचार प्रसार करना है। आज हमारे साथ है प्रख्यात साहित्यकार, अनुवादक और प्रसारण जगत की जानी मानी आवाज डॉक्टर सुनील देवधर। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके रोचनात्मक सफर के बारे में। नमस्कार सर, अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार। आपके सभी दर्शकों का भी हार्दिक अभिवादन। सर, सीधा सवालों से शुरू करते हैं। डॉक्टर देवधर जी। जी, साहित्य और प्रसारण दोनों ही क्षेत्र में आपकी गहरी पकड़ है। आपकी इस रचनात्मक यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? क्या कोई ऐसा क्षण था जिसने आपको लेखन और प्रसारण की ओर प्रेरित किया? सौरभ जी, प्रसारण और लेखन की शुरुआत ये मानकर चलिए कि लगभग एक साथ हुई। हुआ ये था कि आकाशवाणी छतरपुर का उद्घाटन था 7 अगस्त 1976 को। उसके पहले हम थोड़ी-थोड़ी कविताएँ लिखते थे, लेकिन पहली ही युवा गोष्ठी युवानी कार्यक्रम में आयोजित थी और उसमें एक युवा कवि के रूप में हम शामिल हुए और इस तरह से प्रसारण और साहित्य दोनों का एक साथ ही आरंभ हुआ और इस तरह से फिर ये यात्रा चल निकली। जी। अ, काफ़ी बेहतरीन उत्तर दिया आपने। अब हम जी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपने कविता, गीत, लेख, अनुवाद और संपादन जैसी कई विधाओं में काम किया है। जब आप किसी नए विषय पर लिखते हैं या अनुवाद करते हैं, तो क्या कोई विशेष दृष्टिकोण अपनाते हैं? इनमें से कौन-सा क्षेत्र आपका सबसे अधिक संतुष्टि देता है और क्यों? बहुत ही एक चयन करने के लिए आपने प्रश्न किया है, लेकिन प्रश्न ये है कि जब ये सारी विधाएँ काम करने के लिए हैं, तो इन सारी विधाओं का अपना महत्व है और उसी हिसाब से अपना सब कुछ सौंप कर उन विधाओं में काम करना पड़ता है। इसलिए रुचि और अरुचि का तो इतना प्रश्न नहीं उठता, लेकिन वो कहते हैं कि निज कबित्त कहि लागे न मीठा, तो सबको अपना हर काम अच्छा लगता है। उसी तरह से हमें भी आपने जैसा कहा कि संपादन है या अनुवाद है या गीत लेखन है, कविता है, सब में हमारी अपनी रुचि है और ये सब काम हम कर पाते हैं इसलिए ना करते हैं और इसीलिए अपने-अपने स्थान पर ये काम महत्वपूर्ण है और जो काम सामने आता है और विशेषकर जैसे गीत होते हैं कोई, तो इन गीतों का अनुवाद करना ज़रा मुश्किल होता है। कविता का अनुवाद फिर भी सरल है, गद्य का अनुवाद थोड़ा सरल है, लेकिन जब गीत में एक वृत्त होता है, एक उसका छंद होता है और उसी छंद में अगर कोई अनुवाद करना पड़े, उदाहरण के लिए हम जैसे आपको बताएँ कि मराठी की समझ लीजिए कि एक गज़ल है, "पाखरा ना तमा ना दाण्याची", प्रदीप निफाडकर जी की ये गज़ल है। "पाखरा ना तमा ना दाण्याची, वेळ आहे मजेत गाण्याची." इसका अनुवाद उसी मीटर में हमने किया, "पंछियों को न भूख दाने की, बेला है मज़े में गाने की।" तो जो अनुवाद थोड़ा कठिन होता है, उसको करने में भी मज़ा आता है और हमारे लिए थोड़ी-सी सुविधा है कि हम खुद छंद में गीत कर लेते हैं, इसलिए वो काम भी अच्छा लगता है। रूपक रेडियो हमारी एक पसंदीदा विधा थी और उस क्षेत्र में हमने काम भी किया। जी, जी। अ, अनुवादन की बात हुई इसलिए मेरा अगला सवाल भी है। आपकी पुस्तक जी। मोहन से महात्मा का काफ़ी सराहा गया इस पुस्तक को। क्या ये पुस्तक आपके लेखन सफ़र का कोई ख़ास मोड़ थी? गांधी जी पर लिखने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? अभी-अभी हमने कहा कि रूपक लेखन में हमारी अपनी रुचि थी, रेडियो प्रसारण के संदर्भ में जो बात है। तो ये भी जो हमारी पुस्तक है, जिसे महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला, तो ये पुस्तक मोहन से महात्मा तथा अन्य रूपक, उसमें का एक रूपक ये मोहन से महात्मा था जो हमने आकाशवाणी रूपक प्रतियोगिता के लिए तैयार किया था और उसका प्रसारण भी केंद्रों से हुआ। तो यहाँ हमने इस रूपक की शुरुआत अपनी उसी कविता की शैली में की थी कि मोहन से तुम हुए महात्मा, जग में अमर कहानी है। मोहन से तुम हुए मोहन से तुम हुए महात्मा, जग में अमर कहानी है। वंदनीय है बापू तेरी, गिरा अमर कल्याणी है। यहाँ से हम उस रूपक का आरंभ करते हैं और इस तरह से
वो मोहन से महात्मा तथा अन्य रूपक के नाम से पुस्तक भी बाद में प्रकाशित हुई। आकाशवाणी के लिए हमने कई रूपक लिखे। जी, जी। अ, इसी के साथ अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपने जी। रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में भी नए प्रयोग किए हैं। आज के डिजिटल युग में जहाँ पॉडकास्ट और वीडियो कंटेंट का बोलबाला है, आपको क्या लगता है क्या रेडियो की प्रासंगिकता बनी रहेगी? रेडियो की प्रासंगिकता सौरभ जी बनी हुई है। अब ये बात अलग है कि स्वरूप बदल गया। आप ये देखिए कि पहले वो 8 बैंड के बड़े ट्रांजिस्टर हुआ करते थे, जिसके लिए सुरजीत पातर ने एक कविता भी लिखी। उन्होंने कहा कि मैं 8 बैंड का ट्रांजिस्टर हूँ, मुझ में बोलता है बीबीसी लंदन, मुझ में बोलता है वॉइस ऑफ अमेरिका, दुनिया भर की मैं खबरों का संवाहक हूँ, नहीं बोलता तो बस मैं ही नहीं बोलता, मैं खामोश हूँ। तो अब 8 बैंड का ट्रांजिस्टर कहाँ रहा? अब तो छोटे-छोटे ट्रांजिस्टर आए, उसके बाद में फिर पॉकेट ट्रांजिस्टर आए, उसके बाद अब आपके मोबाइल पर दुनिया भर के केंद्र सुने जा सकते हैं। भारत का तो न्यूज़ ऑन एयर एक ऐप ही है, जिसको आप डाउनलोड कर लीजिए, तो भारत भर के केंद्र आप उस पर सुन सकते हैं। तो स्वरूप बदला, रेडियो अभी ज़िंदा है और रेडियो ज़िंदा रहेगा भी। क्योंकि कोई भी एक माध्यम इस तरह से डूबता नहीं है। रेडियो आने के बाद में लोगों ने कहा था अखबार की लाइफ खत्म हो जाएगी, हुई क्या? नहीं हुई। तो माध्यम कोई खत्म नहीं होता, स्वरूप बदल गया है। हाँ, कंटेंट भी बदला है, ये हम मानते हैं कि रेडियो का कंटेंट भी बहुत कुछ बदला है और इसलिए थोड़ा-सा कहीं ऐसा थोड़े समय के लिए लग सकता है, लेकिन इस डिजिटल के युग में जैसा कि आपका प्रश्न है, रेडियो भी बना रहेगा और बना हुआ है। जी, जी। अ, इसी के साथ इस साक्षात्कार के आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल भी है। आज के जी। युवा लेखक और प्रसारक आपके अनुभव से बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या आप उन्हें कोई जी। विशेष सलाह देना चाहेंगे, खासकर उन लोगों के लिए जो साहित्य और प्रसारण को करियर के रूप में अपनाना चाहते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, लेकिन पता नहीं कि हमारी हैसियत सलाह देने जैसी है या नहीं है। बावजूद उसके जो अनुभव होता है, वो हम आपसे बाँटना चाहेंगे। क्योंकि अभी आप अगर प्रसारण में देखें तो बहुत बड़े चैनल्स पर भी जो हमारे रिपोर्टर्स होते हैं या कहिए कि जो हमारे एंकर्स होते हैं, भाषा और उच्चारण को लेकर निस्संदेह स्तर की कमी आई है और जो भाषा की विविधता थी, वो भी कम हुई है। एक ज़माना था कि रेडियो से कोई शब्द बोला गया और उस पर अगर कोई बहस हुई, तो लुग़त खुल जाती थी, डिक्शनरी खुल जाती थी। लेकिन आज उच्चारण का भान भी नहीं है और वाक्य रचना का भान भी नहीं है। तो इस स्तर पर तो थोड़ी मेहनत हो जानी चाहिए और की जानी चाहिए। दूसरे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनमें यही है कि आज राजनीति का बुरी तरह से प्रवेश हो गया है और जब कोई चीज़ बहुत सुलभ हो जाती है ना, तो उस पर मेहनत भी कम हो जाती है और हमारी जो एक प्रतिबद्धता है, तो इस प्रतियोगिता के युग में हमारी प्रतिबद्धता कम हुई है। हम केवल प्रतियोगिता ही प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं और उसमें आगे निकलना चाहते हैं, प्रसिद्धि चाहते हैं, सिद्धि का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो जब प्रतियोगिता का युग हम ये कहते हैं, तो हमें लगता है कि प्रतिबद्धता पर भी विचार किया जाना चाहिए। वो प्रतिबद्धता अपने आप से, अपनी भाषा से, अपने साहित्य से, अपने प्रसारण से होनी चाहिए और जहाँ प्रतिबद्धता होगी, वहाँ प्रतियोगिता तो होगी, लेकिन आपकी एक गुणवत्ता भी बनी रहेगी। जी, बिल्कुल। तो ये था हमारा खास संवाद हिंदी है हम पहल के तहत जहाँ हमने डॉक्टर सुनील देवधर जी की साहित्यिक और प्रसारण यात्रा के कुछ अहम पहलुओं को जाना। हिंदी के प्रचार प्रसार की इस मुहिम में हमारा सफर यूं ही जारी रहेगा। जुड़े रहिए हिंदुस्तान हॉटलाइन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हिंदुस्तान हॉटलाइन के अपने सभी दर्शकों को और सौरभ जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा सौभाग्य है कि हम आपके साथ जुड़ सके और अपने कुछ विचार साझा कर सकें।